हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्रॉप्स से रिलेटेड है। इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम जो भी प्रोसेसेस करते हैं, चाहे हम चल रहे हैं या हम कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म को इन कामों को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। एक्सटर्नल सोर्स फूड को एक्सटर्नल सोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि फूड को हम बाहर से लेते हैं। अगर हम बहुत दिनों तक फूड नहीं खाएंगे तो हमारे पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें मिलती है एक्सटर्नल सोर्स फूड से। हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, जैसे कि हम अगर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये ह्यूमन बींग्स हैं, इनको एनर्जी चाहिए, प्लांट्स तक को एनर्जी चाहिए और हर ऑर्गेनिज्म को मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे पहले ये जो फूड है ये हमारे गट में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाने के बाद हम क्या करते हैं? स्टमक में जाते ही हम लोग ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारे गट में पहुँचे हुए फूड को, जैसे हमने खाना खाया, हमारा खाना पेट में चला गया, उस पेट में पहुँचे हुए खाने को हम क्या करते हैं? उसको हम ऑक्सीडाइज़ करते हैं, उस पर ऑक्सीजन पहुँचता है और ऑक्सीजन पहुँचने के बाद वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यहाँ पे फूड था, फूड हमारा यहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन लेंगे जो हमारे नोज़ से यहीं तक पहुँचेगी। अच्छा, एक बात ये है कि कभी भी हम फूड को स्वॉलो करते करते, मतलब फूड को निगलते निगलते सांस नहीं ले सकते। सबसे पहले हम फूड को खाएंगे और वो फूड जब स्टमक में पहुंच जाएगा तो हम उसे ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को रिस्पायर करते हैं। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है? ये जो हमारी बॉडी में फूड पहुंचा है, इस फूड को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है। फूड का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये हमारे फूड का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम इस फूड को क्या करते हैं? इस फूड को सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन गैस डालते हैं और जैसे ही फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या क्या बनता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, एक वाटर बनता है H2O और एक चीज़ और बनती है एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज़ें बनती हैं। होता क्या है कि ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड है इसे तो हम बाहर निकाल देते हैं। यही तो रेस्पिरेशन है कि हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया। हम इतना डिस्कस करते थे, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है? तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये इस फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है और फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद ये क्या बनाता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी भी बनाता है। एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, इस एनर्जी को हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको ही हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अलग अलग कामों के लिए हम इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। ये तो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस था, लेकिन देखो हमने खाना खाया, उसको ऑक्सीडाइज करा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बन गया। एनर्जी हमने यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटीरियल्स भी जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया। सॉलिड वेस्ट भी जनरेट होता है, लिक्विड वेस्ट भी जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट हो गया स्टूल और लिक्विड वेस्ट हो गया यूरिया। ये जो भी हमारा वेस्ट है, यूरिया या सॉलिड वेस्ट, ये हमारे मतलब फूड को डाइजेस्ट करते समय कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं जिसको अपनी बॉडी से रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से रिमूव करने वाले प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को, अपनी बॉडी के जहरीले मटीरियल्स को, या फिर जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया है, जिसने हमें एनर्जी नहीं दी है, जो फूड बच गया है, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं। अब बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं प्लांट पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? हर ऑर्गेनिज्म को प्लांट चाहिए फूड के लिए, है ना। और प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, प्लांट भी कुछ ना कुछ फंक्शंस करता है।
हमें लगता है प्लांट सिर्फ खड़ा हुआ है, नहीं, प्लांट्स के भी इंटरनल फंक्शंस चलते रहते हैं। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके भी कुछ ना कुछ फंक्शंस चलते रहते हैं। तो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। अब प्लांट को एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो सबसे पहले प्लांट क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है। वाटर यानी H2O। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करता है, और इन दोनों को यूज़ करके प्लांट बनाता है फूड, C6H12O6। इसके साथ साथ प्लांट ऑक्सीजन गैस भी रिमूव करता है। प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करता है। ऑक्सीजन गैस हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और फूड भी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। मतलब प्लांट जो दोनों प्रोडक्ट बना रहा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और फूड हम खा लेते हैं। तो प्लांट क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, किस किस को यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके फूड बना देता है, और फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट पर सनलाइट पड़ी, प्लांट ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में फूड बना दिया, और फूड बनाने के बाद इसने ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करी है। और फूड देखो थोड़ा सा तो ये खुद भी यूज़ करता है और बाकी ये स्टोर कर लेता है। जो तुम फल फ्रूट जो भी खा रहे हो वो फोटोसिंथेसिस का ही प्रोडक्ट होता है। चलो जी, तो ये फोटोसिंथेसिस तो हमें समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करना। तो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रोड्यूस करता है। सिर्फ प्लांट ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है। बाकी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट प्लांट खाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल खाते हैं। लेकिन जो भी मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड के लिए, उसको हम कहते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है? प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है और बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैन, वो प्लांट पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। वो कहीं ना कहीं प्लांट पर डिपेंड करता है खाने के लिए। हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग या तो हम लोग क्या खाएंगे? प्लांट खाएंगे, कोई सा क्रॉप खाएंगे, या फिर हम अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम एनिमल भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप। ह्यूमन बींग्स भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस खाने की कमी हो गई है। ये जो प्लांट फूड बना रहे हैं कहीं ना कहीं लिमिटेड थे, लेकिन अब ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके कई रीजंस हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो मतलब अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने लगे हैं, और सर्वाइव करने की वजह से इतने सारे ह्यूमन बींग्स हो गए हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स अगर इतने सारे होंगे तो फूड इतना इनफ नहीं रहेगा हर ऑर्गेनिज्म के पेट भरने के लिए, है ना। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और फूड सबको चाहिए। तो सबको फूड प्रोवाइड करने के लिए हम क्या स्टेप्स कर सकते हैं, है ना। एक तो रेगुलर प्रोडक्शन। हम जो है नेचर पर अब सिर्फ नेचर पर डिपेंड नहीं कर सकते फूड के लिए। अब हमें फूड खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फूड को रेगुलरली हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ फूड को प्रोड्यूस करने के बाद उस फूड को मैनेज करना भी ज़रूरी है कि वो फूड जो है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब वो हर ऑर्गेनिज्म तक पहुँचे वो फूड, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब तक पहुँचे, सिर्फ अमीर, हर ऑर्गेनिज्म तक वो फूड पहुँचना चाहिए और वो फूड ख़राब ना हो जाए। फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है और फूड का मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, देखो तीनों ही फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है। अगर हम खाना ढंग से नहीं बनाएंगे तो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है ना। तो फूड मतलब उसको कोप अप करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन फूड प्रोड्यूस कर लिया अगर हमने और उसको मैनेज नहीं करा तो भी दिक्कत है। फूड को मैनेज करना भी ज़रूरी है ना। और उसको मैनेज करने के बाद उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी है कि मतलब फूड हर ऑर्गेनिज्म तक
पहुंच जाए। ऐसा नहीं है, अगर सोचो कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी को सारा फूड मिल जाए और दूसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी को फूड ना मिले, तो इससे क्या होगा कि जिसको फूड मिल रहा है वो तो उस फूड को वेस्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा फूड है, और जिसको नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी। तो मतलब फूड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों स्टेप्स ही हैं जो हमारे फूड के प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप बेसिकली क्या होता है? क्रॉप क्या होता है कि जब हम एक ही टाइप का प्लांट बहुत बड़ी जगह पर बहुत सारा उगा दें तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। मतलब कि अगर ये देखो, ये कितना सारा वीट है, पूरा का पूरा फार्म जो है वो किसका बना है? गेहूं का बना है, वीट का बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कह देते हैं बताओ? इसको हम कह देते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप होता है कि जब हम एक ही फूड को क्या करते हैं, एक ही फूड को बहुत बड़े एरिया पर बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा किसका क्रॉप है? ये हमारे वीट का क्रॉप है। वीट के क्रॉप का मतलब तो हमें समझ में आता होगा। वीट के क्रॉप का मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वीट एक ही फार्म में उगा पा रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉप हमें समझ में आ गया। क्रॉप क्या होता है? क्या होता है क्रॉप? क्रॉप होता है कि अगर हम एक ही पौधे को बहुत बड़े एरिया पर उगा दें, है ना। डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से डिफरेंट क्रॉप्स पॉसिबल हैं? कुछ हमारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं। सीरियल क्रॉप्स मतलब जैसे कि चावल, चावल एक सीरियल ग्रेन है। ज्वार, इसके अलावा मेज़ यानी जो हम भुट्टा खाते हैं ना, वो मेज़ है अपना। और वीट यानी गेहूं, ये हमारे क्या है? सीरियल क्रॉप्स हैं। सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं? सीरियल क्रॉप्स हमें बेसिकली सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे हमारा चावल है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, भुट्टा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब हमारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सीरियल। सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट। सीरियल क्या प्रोवाइड करता है? सीरियल प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा कि सीरियल क्या प्रोवाइड करता है हमको? सीरियल जो है हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा बाजरा, रागी, ये सब भी हमारे सीरियल्स में आ जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी होती हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि गवार, ये हम क्लस्टर बीन्स देख पा रहे हैं। क्लस्टर बीन्स यानी गवार। उसके अलावा टमाटर। उसके अलावा ये हमारे मतलब डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। करेले, बिटर गार्ड, है ना। ये ब्रिंजल है, बैंगन। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं, है ना। स्नेक गार्ड हो गई यानी कि लौकी, और ये हमारी मेथी हो गई। फ्रूट भी होते हैं क्रॉप, हमें पता है। सीरियल भी होता है। फिर हमने क्या डिस्कस करा? हमने वेजिटेबल डिस्कस करा। अब हमारे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स से क्या ध्यान आता है? फ्रूट्स बेसिकली स्वीट होते हैं, है ना, और हम उसे एज अ रॉ खा सकते हैं। सब्जी कच्ची सारी नहीं खाई जाती, लेकिन फल तो कच्चे खाए जाते हैं। जैसे हमारा बनाना है फ्रूट, मैंगो का तो सीज़न भी चल रहा है, तो मैंगो हमारा एक फ्रूट है। ये सारे हमारे जैक फ्रूट। इसके अलावा फ्लावर्स भी एक टाइप का क्रॉप है। फ्लावर्स भी हम लोग उगाते हैं। जैसे कि ये अलग अलग टाइप के हम फ्लावर्स देख पा रहे हैं। अगर हम एक ही फील्ड में बहुत सारे फ्लावर्स उगा दे तो वो फ्लावर का एक क्रॉप बन जाएगा, है ना। तो ये फ्रूट्स हमारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्रॉप का तो समझ में आ रहा है कि क्रॉप क्या होता है। क्रॉप होता है कि हम जब एक ही प्लांट को बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में अगर हम उगाएं तो उसको हम क्रॉप कह देते हैं। हमने अब तक कौन कौन से क्रॉप डिस्कस कर लिया? हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करा था? हमने वेजिटेबल डिस्कस करा है, हमने फ्रूट डिस्कस करा है, हमने सीरियल क्रॉप डिस्कस करे हैं। वेजिटेबल जानते हो ना, वेजिटेबल हमारी सब्जियाँ। फ्रूट्स हमने डिस्कस कर लिया, फ्रूट्स भी हम लोग जानते ही हैं। फ्रूट्स के अलावा हमने जो डिस्कस करा है वो है सीरियल्स। सीरियल्स जो हैं ग्रेन्स जो थे हमारे बेसिकली, जैसे कि हमारा वीट हो गया, ग्राम, राइस, बार्ले, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे सीरियल्स होते हैं। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने फ्लावर्स का क्रॉप भी देखा। फ्लावर भी एक टाइप का क्रॉप हो सकता है। और अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स जैसे कि जूट, यार्न, कॉटन, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे
ये सब हमारे फाइबर्स हैं, फाइबर्स से हम कपड़े बनाते हैं, है ना। तो ये जूट जो है, जूट हो गया, हेम्प हो गया और कॉटन हो गया, ये इन सब के पौधे होते हैं, इन सब के पौधे होते हैं और पौधों से इनको निकाल कर हम एज अ फाइबर यूज़ करते हैं। फाइबर मतलब इनको हम पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ फ्यूल भी होते हैं। अब फ्यूल का क्या मतलब है? फ्यूल का मतलब है जिसको जलाओगे तो वो एनर्जी देगा तुमको। ऐसी चीज़ें जो हमें एनर्जी दे उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्रॉप से लकड़ी भी मिलती है और लकड़ी हमको एनर्जी देती है ना। अब प्लांट को हम क्लासिफाई करेंगे उस बेसिस पर कि वो किस सीज़न में, कुछ पौधे ऐसे सीज़न में उगाए जाते हैं, कुछ सीज़न सर्दियों में उगाए जाते हैं, कुछ पौधे बारिश के टाइम पर उगाए जाते हैं, है ना। जैसे कि आम हर सीज़न में नहीं उग सकता। आम किस सीज़न में आता है ना। आम का अलग सीज़न होता है, हर पौधा अलग अलग सीज़न में उगता है, उसके हिसाब से हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्रॉप्स तो होते हैं जो बारिश में उगते हैं, जबकि कुछ पौधे होते हैं जो गर्मी में उगते हैं। हमें पता है इंडिया एक बहुत बड़ी वास्ट कंट्री है और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी वेरी करती है। मतलब कहीं जगह तो बहुत बारिश होती है। तुमको पता है इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में एक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और दूसरी जगह राजस्थान है जहाँ बहुत कम बारिश होती है। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सबका रेनफॉल पैटर्न अलग अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं बहुत कम बारिश होती है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं। कुछ क्रॉप तो खारिफ क्रॉप होते हैं। अब ये खारिफ क्रॉप क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो हम बारिश में उगाते हैं। बारिश में उगाते हैं जून से सितंबर के बीच में। बारिश कब होती है? बारिश होती है जून से सितंबर। खारिफ क्रॉप हम लोग कब उगाते हैं? खारिफ हम रेनी सीजन में बारिश में उगाते हैं। और बस इसका मंथ याद करना पड़ेगा। इसका मंथ क्या है? जून से सितंबर। इसके बीच में हम लोग कौन सा क्रॉप उगाते हैं? इसके बीच में हम लोग खारिफ क्रॉप को उगाते हैं। इसका एग्जाम्पल, खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी। पैडी क्या होता है? पैडी अपना राइस ही है, चावल। ठीक है, ये अपना क्या है? राइस। जो चावल होता है उसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है उगने के लिए। और बहुत ज़्यादा वाटर हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे? हम उसे बारिश के टाइम पर ही उगा देंगे कि जैसे ही बारिश आई है ना, तो बारिश के टाइम पर हम इसे उगा सकते हैं, पैडी को। इसके अलावा मेज़ हो गया हमारा। मेज़ मतलब भुट्टा। भुट्टा भी हमारा खारिफ क्रॉप है। कौन कौन सा खारिफ क्रॉप है? पहले तो हमने डिस्कस करा था चावल, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भुट्टा। उसके अलावा कौन सा खारिफ क्रॉप है? उसके अलावा सोयाबीन। सोयाबीन भी हमारा एक खारिफ क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत पड़ती है। पहला कौन सा था? चावल। चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फिर हमारा था भुट्टा। भुट्टा भी बारिश के सीज़न में उगाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन है। सोयाबीन भी बारिश के टाइम पर उगाई जाती है, इसलिए उसे खारिफ क्रॉप हम लोग बोलते हैं। एक होते हैं ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट क्या होती है? ग्राउंडनट होती है मूंगफली। मूंगफली भी क्या है? एक खारिफ क्रॉप है जिसको हम बारिश के सीज़न में उगाते हैं। इस टाइम पे अवेलेबल है, ये सब चीज़ें इस टाइम पर अवेलेबल होंगी। तुम कहोगे चावल तो हर टाइम अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है। चावल हम लोग उगाते खारिफ के टाइम पर ही हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? हम उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली है तो ये खारिफ क्रॉप ही। इसके अलावा मेज़ खारिफ क्रॉप है, सोयाबीन, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली भी खारिफ है। मूंगफली भी हमें इस टाइम पर अवेलेबल होगी, ये भी एक टाइप का खारिफ क्रॉप है। उसके अलावा कॉटन। कॉटन जो रुई हम उगाते हैं, वो भी, रुई को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। और जिस भी क्रॉप को बहुत सारा पानी चाहिए होगा उसको हमें बारिश के टाइम पर ही उगाना पड़ेगा। हम कैसे याद कर सकते हैं? थोड़ा सा लिंक करो। कॉटन बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी कैसे मिलेगा? बहुत ज़्यादा पानी तब मिलेगा जब हम कॉटन को बारिश के टाइम पर उगाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको हम बारिश के टाइम पर उगाते हैं। और जिन क्रॉप्स को हम बारिश के टाइम पर उगाते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप से रिलेटेड हमें क्या क्या बात याद रखनी है? पहला तो कि ये रेनी सीजन में उगता है। दूसरा, ये जून से सितंबर में उगता है। तीसरा, इसके एग्जाम्पल्स भी हमें याद रखने पड़ेंगे। चावल, गेहूँ और कॉटन, सोयाबीन, ये सब हमारा क्या होता है? ये सब हमारा ना खारिफ क्रॉप है।
अब हम लोग राबी क्रॉप को डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो राबी क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो पता है कब उगते हैं, वो तो बारिश में उगते थे, ये सर्दियों में उगते हैं, ये विंटर क्रॉप हैं, सर्दियों में ठंड में उगते हैं ये क्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जो सर्दियों में उगते हैं और इनका टाइम क्या होता है, इनका टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च, उसका क्या था जून टू सितंबर, उसका इसका क्या है अक्टूबर से मार्च तक, सर्दियां जब तक पड़ती हैं, है ना, सर्दियां कब से कब तक उगती है, अक्टूबर से मार्च तक होती है। तो इस टाइम पर हम क्या करते हैं, इस टाइम पर हम राबी क्रॉप को उगाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना ज़रा क्या क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड यानी गेहूँ और मटर और मस्टर्ड, और ये जो लिनसीड है ये सारे के सारे अपने कौन से क्रॉप्स हैं, ये सारे के सारे राबी क्रॉप्स हैं। अच्छा, हमने दो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वीट और एक है राइस। ये दो तो हमारे मेन स्टेपल क्रॉप्स हैं, दोनों के दोनों सीरियल्स हैं, है ना। ये जो वीट होता है, वीट और राइस, ये दोनों ही हमारे पूरे साल अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ये वीट पता है कब उगता है, ये वीट हमारा, ये ऐसे याद कर लो, आर से राइस, राइस राबी बिल्कुल नहीं है, तो राबी कौन है, राबी है वीट, वीट एक राबी क्रॉप है, जबकि राइस क्या है, राइस एक खारिफ क्रॉप है। वीट राबी क्रॉप होता है, राबी क्रॉप का क्या मतलब था, राबी का मतलब था जो सर्दियों में उगता है, ठंड में उगता है। ये कब उगता है, ये वाला क्रॉप अपना विंटर्स में उगता है, और कौन से मंथ में उगता है, तो ये अक्टूबर से मार्च के बीच में उगता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब राबी और खारिफ में यही है कि खारिफ हम कब उगाते हैं, खारिफ हम तब उगाते हैं जब बारिश हो, रेनी सीजन, जब बारिश हो तब अपना खारिफ क्रॉप हम उगा सकते हैं। राबी के एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, अपना गेहूँ हो गया, है ना, और ये मटर हो गया है, और ये मस्टर्ड और ये लिनसीड, ये सब क्या है, ये सब अपने राबी क्रॉप्स है। मस्टर्ड और लिनसीड इनके ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, लिनसीड ऑयल, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सब हमारे राबी क्रॉप्स हैं जो कि हम सर्दियों में उगाते हैं। इसके अलावा कुछ पल्सेस होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हम गर्मियों में उगाते हैं, पल्सेस यानी दालें, और कुछ वेजिटेबल्स हम कब उगाते हैं, समर के टाइम पर उगाते हैं, ठीक है। अब क्रॉप हमने प्रोड्यूस तो कर लिया है, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप को कल्टीवेट करना पड़ता है हमें बहुत लंबे जगह पर, है ना। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत बड़े फार्म में क्या करते हैं, बहुत बड़े फार्म में एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाते हैं। क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉइल को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने का क्या मतलब है, हम देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बुलॉक्स से क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी को प्रिपेयर करवा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लविंग वगैरह। पता है क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी है उसको ऊबड़ खाबड़ करना पड़ता है, जिससे कि उसके अंदर हवा आ जाए, एयर स्पेसेस डेवलप हो जाएं, और उसके अंदर फिर हम सीड डालते हैं, फिर हम उसकी लेवलिंग करते हैं। तो पहले तो हमें सॉइल को ही प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए देखो इन्होंने बुलॉक्स यूज़ करे हैं। बुलॉक्स क्या करेंगे, इस मिट्टी को थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है अपना। इसके बाद हम सोइंग करेंगे। सोइंग मतलब इसमें हम मिट्टी के अंदर क्या डालेंगे, अपना सीड डाल देंगे। सीड को डालने वाला प्रोसेस सोइंग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे। मेन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये ना सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सॉइल को कई न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा पौधा उगा रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम इतना ज़्यादा पौधा उगाएंगे तो इससे हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉइल में मेन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र और मेन्योर हम लोग क्रॉप में, हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल सकें। उसके बाद हमें इरिगेट करना पड़ता है। इरिगेट करने का मतलब क्या है कि हम जो हमने प्लांट उगाया है हम उसको पानी देंगे। पानी देने के भी हम डिफरेंट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सॉइल प्रिपेयर करोगे, फिर क्रॉप डालोगे, सीड डालोगे। सीड डालने के बाद मेन्योर फर्टिलाइज़र डालोगे जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट मिले, और उसके बाद इरिगेट करोगे। इरिगेट मतलब उसमें पानी डालोगे।
इसके अलावा हमें कुछ काम और भी करना पड़ता है, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हमें वीड से पौधे को बचाना है। वीड क्या होते हैं? वीड अभी हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वीड्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जो हमको चाहिए ही नहीं, अपने आप ही उग गए हैं, जंगली पौधे। और अब उग गए हैं तो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि हमें मेन जो न्यूट्रिएंट अपने पौधे को देना था, ये उसका न्यूट्रिएंट, उसका सनलाइट, उसका सब कुछ शेयर कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं उससे। क्या कर रहे हैं? कम्पीट। हमारा मेन पौधा जो है, जिसके लिए हमने न्यूट्रिएंट, सनलाइट वगैरह रखी थी, ये उससे क्या करते हैं? कम्पीट करते हैं, उससे कंपटीशन करते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिएंट ये खुद भी ले लेते हैं। तो हमारे पौधे को उतना ज़्यादा नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें इन वीड्स को हटाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमें हार्वेस्टिंग भी करना पड़ता है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब है कि अब हमारा पौधा पूरा तैयार है, इस पौधे को तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं? उस क्रॉप को हम लोग काट लेते हैं, है ना। जैसे हमने गेहूं पूरा का पूरा उगा लिया है, अब हम उस क्रॉप को क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे, कट कर लेंगे। कट करने से क्या होगा? वो जो क्रॉप हमने बनाया है उसको कट करके अब हम अपने पास स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वीड्स हटा दिए जो हमारे मेन पौधे के साथ कम्पीट कर रहा था। उसके बाद हमने अपना मेन पौधा उगाने के बाद हार्वेस्ट तो करेंगे ही, और उसके बाद हम उस पौधे को स्टोर कर लेंगे। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था? मिट्टी में सबसे पहले हमें सॉइल तो प्रिपेयर करना ही था, है ना। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली करता क्या है? ये सॉइल को ना ऊबड़ खाबड़ कर देता है, जिससे कि उसके अंदर एयर स्पेसेस आ जाएं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा एयर स्पेसेस होगी तो प्लांट जो वो बहुत नीचे नीचे तक, उसकी रूट्स डीप, है ना, बहुत ज़्यादा नीचे तक उसकी रूट्स जा पाएंगी। एयर स्पेसेस की वजह से पौधा इजीली सांस भी ले पाएगा। ये हमारे अर्थवॉर्म हैं। अर्थवॉर्म को हम फार्मर के फ्रेंड भी बोलते हैं। अर्थवॉर्म को हम फार्मर ऑफ फ्रेंड क्यों बोलते हैं पता है हमको? हम अर्थवॉर्म को फार्मर ऑफ फ्रेंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म्स हैं ना, ये जो अर्थवॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं? ये मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी में एयर स्पेसेस क्रिएट करते हैं, जिससे पौधा इजीली सांस ले सकता है। इसके अलावा प्लांट इजीली सांस तो ले ही सकता है, उसके अलावा क्या करते हैं? ये जो है, जब इनकी डेथ हो जाती है या ये जो एक्सक्रीट करते हैं, उससे मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाती है और मिट्टी को क्या मिल जाता है? मिट्टी को न्यूट्रिएंट मिल जाता है। मतलब ये अर्थवॉर्म को हम क्या कहते हैं? फार्मर फ्रेंड। ये क्या है? अपने फार्मर के फ्रेंड हैं। क्यों हैं ये फार्मर के फ्रेंड? एक बात तो ये है कि इसलिए हैं ये फार्मर के फ्रेंड क्योंकि ये एक तो मिट्टी में एयर स्पेसेस बढ़ा देते हैं, जिससे प्लांट इजीली सांस ले सकता है, और दूसरा पता है ये क्या करते हैं? दूसरा ये जो भी एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन समझ गए ना, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, उससे सॉइल सॉफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस वजह से प्लांट जो है वो ईजिली फिर क्या करेगा? ईजिली प्लांट जो है हमारा सांस ले पाएगा। जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, डेड प्लांट्स, जो प्लांट मर जाते हैं, वो फिर क्या होने लगते हैं? जो प्लांट मर जाता है वो मिट्टी में गिरता है, उस पर ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं और उससे क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई अगर ऑर्गेनिज्म कोई भी, चाहे प्लांट हो चाहे अपना एनिमल हो, जब भी वो मरता है उसे मिट्टी में अगर गाड़ दोगे तो क्या होगा? उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, सिर्फ हड्डियाँ बचेंगी। और वो जो बॉडी डिकम्पोज हुई है ना, उससे प्लांट को नरिशमेंट मिलता है, मतलब सॉइल को नरिशमेंट मिलता है। प्लांट्स जो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेस है कि हमने सॉइल को क्या कर दिया? सॉइल को लूज कर दिया, और इस सॉइल को लूज करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं टाइलिंग या फिर प्लविंग। प्लविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? सॉइल को लूजन अप कर देते हैं, है ना। और ये लूजन अप हम कैसे करेंगे? प्लविंग कैसे करेंगे? सॉइल को ऊबड़ खाबड़ कैसे कर सकते हैं हम? तो ये हमारा कुछ डिवाइस है, प्लव इसका नाम है। इससे हम सॉइल में, मिट्टी में क्या कर सकते हैं? एयर स्पेसेस डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि सॉइल काफ़ी सूखा है तो उसमें पहले ही, क्रॉप डालने से पहले ही हम काफ़ी सारा पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि सॉइल जो है, लेकिन जब हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो कई बार सॉइल में क्रम्स डेवलप हो जाते हैं। क्रम्स मतलब गट्ठे टाइप के, गट्ठे डेवलप हो जाते हैं, और इन गट्ठों से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन गट्ठों को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, ये काफ़ी हमारे क्या डेवलप हो गए हैं? गट्ठे डेवलप हो गए हैं, जिसे हम क्रम्स कहते हैं। इसके बाद हमें सॉइल को लेवल अप करना पड़ेगा।
लेवलर इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि अभी ऊबड़ खाबड़ हो गई है मिट्टी, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल एक स्मूथ एक लेयर में करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग फिर मिट्टी में मेन्योर डालते हैं। मेन्योर तो समझ गए ना, मेन्योर क्या करता है, सॉइल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेन्योर, ये जो मेन्योर है ये क्या करता है, इस सॉइल को, सॉइल जो है ना मिट्टी, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेवल कर दिया, इसके बाद हमने क्या डाल दिया, मेन्योर डाल दिया है। मेन्योर होता है किस चीज़ का है, मेन्योर होता है कोई भी वेस्ट, जैसे कि गोबर हो गया, काव डंग है ना, या ह्यूमन वेस्ट हो गया, या जो किचन में बच जाता है ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, अगर हम उसे मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, उसे ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज करने के बाद वो सॉइल में नरिशमेंट ऐड कर देगा।